I'm Amit Varidikilor and this is our Indian Polity Series. हम लक्ष्मीकांत को 100 घंटे में या अप्रॉक्सीमेटली 100 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. हमने इसमें 17 कंप्लीट कर लिए हैं. दिस इज द 18th लेक्चर. उन 17 लेक्चर्स के द्वारा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 11th और 12th, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम डायरेक्टली पार्ट 18th लेक्चर में पार्ट 18th करेंगे. ठीक है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप और यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं. उसके बाद हमने स्पेसिफिकली सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये जानकर कि हमारे पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर है. और इस फेडरल स्ट्रक्चर में क्योंकि दो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है, एक यूनियन और एक स्टेट, इन दोनों के बीच में रिलेशंस किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विल डिस्कस दैट. ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पार्ट 11 और पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. इसके बाद ये स्टेट और सेंटर के जो रिलेशंस है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमरजेंसी. इमरजेंसी मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाती है जब इन दोनों के बीच के जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के संबंध है या रिलेशंस हैं, वो कंप्लीटली डायमेट्रिकली बदल जाते हैं. आज पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. कोइंसिडेंटली आज लेक्चर नंबर 18 भी है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, सो ये टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं. And if you do like the class and if you do want to join with me anywhere on your social media, there is a lot of social media accounts I have made specifically for you. अपनी पसंद के पे ज्वाइन कर लीजिएगा. मुझे ट्विटर पसंद है. इमरजेंसी प्रोविजंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है. हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. फेडरल का मतलब ये होता है कि बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं, ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक तो सेंट्रल जो कि पूरे के पूरे देश को एडमिनिस्टर करती है, और उसके बाद जो यूनिट्स ऑफ द नेशन होती है, यानी जो स्टेट्स होती हैं, उनकी खुद की अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऑटोनोमस, और उनका बेसिकली खुद की सॉवरेनिटी होती है ऑटोनोमस टाइप की. इन अ सेंस अपने खुद के डोमेन में सॉवरेन होते हैं वो. इसको फेडरल कहा जाता है. हावेवर हमें यह भी पता है कि भारत का जो संविधान है वो स्पेसिफिकली यूनियन की तरफ टिल्ट है. यूनियन की तरफ बेसिकली उसका ज्यादा झुकाव है. यूनियन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट. रिलेटिवली जब हम कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर किया जाता है, जहां पे स्टेट्स को जो ऑटोनॉमी मिली हुई है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग मिली हुई है. उनकी मर्जी के बिना बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती है. इमरजेंसी प्रोविजंस जो पार्ट 18 में दिए गए हैं, वो कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली यूनियन में बदल देते हैं. मतलब कि ये वो सिचुएशंस हैं जब स्टेट से पावर लेकर सेंटर को दे दी जाती है सारी की सारी. तो जब भी हम इमरजेंसी की प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, तो उसका सरल सा मतलब यह है कि जो राज्य व्यवस्था है उसमें एक बदलाव किया गया है. और उस राज्य व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है कि जो भी पावर स्टेट्स के पास थी, राज्य सरकारों के पास जो पावर थी, उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया गया है. बस इस चीज को ही इमरजेंसी कहा जाता है. देयर इज नथिंग मच मोर टू इट. राज्य व्यवस्था के बदलाव को इमरजेंसी कहा जाता है, और वो बदलाव हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. उस बदलाव में जब भी इमरजेंसी लागू की जाती है, उस समय राज्य सरकारों की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पावर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर, वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को दे दी जाती है. इस चीज का नाम है इमरजेंसी. अब इमरजेंसी अलग अलग प्रकार की होती है. आप अब समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. टोटल 3 प्रकार की है. 3. सबसे पहली एक इमरजेंसी है नेशनल, जो कि पूरे के पूरे देश के लिए इमरजेंसी है. नेशनल इमरजेंसी, इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 352 में दिया गया है. दूसरी, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के अंदर अगर इमरजेंसी लगनी हो, एक राज्य सरकार के बीच में अगर इमरजेंसी लगनी हो, वो दी गई है 356 में. इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है. विल डिस्कस इट इन डिटेल. प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल कहने का सिर्फ यह मतलब है कि राज्य की जो सरकार है उसको सस्पेंड किया जाए, और राज्य जो कि इन जनरल इलेक्टेड मुख्यमंत्री और अपने कैबिनेट के द्वारा चलाया जाता है, अब उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट चलाया करेंगे. इस चीज को एक इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसा करने का प्रावधान है संविधान के अंदर, जो कि अनुच्छेद नंबर 356 में दिया गया है.
एंड देन देयर आर फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही ना बचे, बिल्कुल ही एकदम ऐसी बैंकरप्सी की हालत आ जाए, तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी घोषित करने की प्रावधान दिया गया है अंडर द आर्टिकल नंबर 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी काफी सरल है, आज तक देश में हुई नहीं है, सो देयर इज नथिंग मच कॉम्प्लेक्सिटी अबाउट इट। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी देश में 3 बार हो चुकी है। स्टेट इमरजेंसी तो देश में अगर 70 साल हमें आजाद हुए हो गए हैं तो 150 बार हो चुकी है, हर साल में 1-2 लगा दी जाती है। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट। विल स्टार्ट विद द नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज्यादा डिटेल्ड और एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है बड़ा, वो उसी के ऊपर डालती है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन दी पार्ट 18। क्लैरिटी से याद रखना, लेक्चर नंबर 18 था उस दिन जिस दिन सुना था, और पार्ट नंबर भी 18 था। फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है, 352 से लेके 360 तक बस 8 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 9 आर्टिकल टोटल हैं। 9 आर्टिकल के बीच में हमने इमरजेंसी है, बीच में 356। ये 3 प्रकार की अलग अलग इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं और इनके सप्लीमेंटल एक्सप्लेनेशन बीच के आर्टिकल्स में दी गई है। सिंपल है, ठीक है। ये प्रोविजंस एनेबल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। The rationality behind incorporation is that to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. Again, देखो, it's something like कि सपोज करो हमारा देश वॉर पे उतर आए, किसी के साथ, चाइना के साथ वॉर हो गई या पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई। ऐसी सिचुएशन में मल्टीपल यूनिट्स, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अलग अलग निर्णय जो कि ग्राउंड लेवल तक डिसीजन मेकिंग या डेमोक्रेसी को ले जाने का जो उद्देश्य है ना, वो एक बैकफुट पे ले लेता है। क्योंकि इस समय जरूरी ये है कि बेसिकली देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखे। भाई डेमोक्रेसी तभी तो काम आएगी जब बेसिकली देश होगा, और जब देश ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का क्या किया जाएगा। हेंस व्हेन सम सच एन इमरजेंसी, कि किसी ने बाहर से वॉर कर दिया है और खतरा हो गया है देश के ऊपर ही, देश की इंटीग्रिटी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर, तब उस समय निर्णय शक्ति को सिंगल प्लेस पर रखने के लिए, ताकि सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ देश की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जा सके, ये प्रावधान, इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की, उनको अंदाजा लगा 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये सारी इमरजेंसी नहीं, ये तो फायर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, नो, देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी है। पहले वाली हो गई इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन, आर्टिकल नंबर 352 में, ये पहली वाली है। द नेशनल इमरजेंसी, जो सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है, जो देश के ऊपर ही खतरा डाल देती है, वो होती है नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद नंबर 352। इसके 3 रीजन देखें, आपके सामने बता दिए। जब वॉर हो, किसी देश के साथ वॉर हो, तो भारत पूरे का पूरा इमरजेंसी पर हो सकता है। दूसरा, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, ठीक, एक्सटर्नल अग्रेशन थोड़ा सा मच मोर वाइडर टर्म है देन दी वॉर। और तीसरे वाला हो गया आर्म्ड रिबिलियन। आर्म्ड रिबिलियन यानी देश के अंदर ही किसी गुट ने, किसी समुदाय ने हथियार उठा लिए हैं सरकार के अगेंस्ट। ये 3 सिचुएशन है जब एक नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है कि भाई ऐसी बात है कि अब इससे निपटना जरूरी है, बाकी सारी चीजें बैकफुट पे, संविधान भी पीछे, फंडामेंटल राइट भी पीछे, सब पीछे, ये जरूरी है। They are known as national emergency. However, the Constitution employs the expression proclamation of emergency to denote emergency of this type. ठीक है, ये एक emergency होगी। दूसरे वाली emergency due to failure of the constitutional machinery. जब कभी लड़ाई चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, वॉर, बैटल, ये तो सुन के ही इमरजेंसी जैसी फीलिंग आती है। सेकेंड वाली होती है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम करने से मना कर दे, ये एक इमरजेंसी क्रिएट कर देगी, राइट, दिस क्रिएट्स एन इमरजेंसी। भाई आप राज्य सरकार हो, आपका जो पूरी राज्य व्यवस्था है वो संविधान से चलती है, संविधान ने ही आपको बनाया है। हमने आर्टिकल 1 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में ही लिख दिया है कि वी आर ए यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आपका जो स्टेट्स का वजूद है वो है ही यूनियन की वजह से, तो फिर आप कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकते हो। सो जब भी कोई स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है, दिस क्रिएट्स एन इमरजेंसी। ऐसे समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, याद रखिए इमरजेंसी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज डिक्लेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। दीज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंटर। ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए स्टेट्स में, तो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके जो केंद्र सरकार है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है।
प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा ये कह के कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो, मेक सेंस, वो नेशनल थी क्योंकि पूरे के पूरे देश पर इकट्ठा खतरा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट इमरजेंसी है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, बट फनी बात यह है कि आर्टिकल 356 में इमरजेंसी वर्ड ही यूज नहीं किया गया, दे डिडंट यूज द वर्ड इमरजेंसी, बट मोर और लेस इसको टेक्निकली इमरजेंसी कहा जाता है। बट ये बस प्रीलिम्स की ट्रिक के हिसाब से है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, नेशनल इमरजेंसी वर्ड लिखा हुआ है, बट व्हेन इट टॉक्ड अबाउट कि स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से हेल्प ना कर सके तो उन्होंने बस बोला कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, दे डिड नॉट से कि इट इज एन इमरजेंसी। परंतु इसको इन जनरल अगर आप नॉर्मल बातचीत में डिस्कस करें तो स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इस इमरजेंसी के बारे में। बाकी दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, याद रखिएगा, ये नहीं है कि बाकी दोनों नहीं है, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर सिमेंटिकली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है क्योंकि वो भी संविधान में लिखी गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 360 में, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है, ये आज तक लगी ही नहीं है तो ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डरने की बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। अब इसमें जो डिटेल समझने की बात है वो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। इमरजेंसी के बारे में जब भी पढ़ना है ना, जब भी आप कोई भी किसी भी इन चारों इमरजेंसी को पढ़ेंगे तो ये चार हमारे बेसिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आप भी अभी भी सोच भी सकते हैं, ग्राउंड क्या होता है इमरजेंसी लगाने का। आपके जीवन काल में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो भारत देश के जीवन काल में नहीं लगी है, मॉडर्न इंडिया के जीवन काल में कभी भी नहीं लगी है। तो ये पहले जानना है तीनों इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाने का ग्राउंड क्या होता है, और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरी वाली बात, उसके बाद हम समझेंगे कि ये लीगली लगने का तरीका क्या है, इसको कितने दिनों के लिए लगाया जाता है और इसको अप्रूव कैसे किया जाता है, ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। 6 महीने की ड्यूरेशन होती है इस इमरजेंसी की, अनलिमिटेड होती है, 1 साल की होती है, कितने समय तक लगाया जा सकता है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, कभी तक भी कंटिन्यू किया जाए। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रूवल और ड्यूरेशन। उसके बाद रिवोकेशन, भाई जो चीज लगी है उसको हटाना भी होता है। सारी की सारी चीजें आप इस समय देखते हैं, इस समय आपके जो जीवन में है कोई ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है हमारे यहाँ पे, इसका मतलब जो लगाई थी वो हट गई है। तो हटाई कैसे जाती है, देयर इज अ प्रोसेस, हर एक चीज का प्रोसेस है संविधान के अंदर, वो हटाई की जा सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द इफेक्ट्स। 16th और 17th जो लेक्चर थे जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, उसमें हर जगह पर हमने डिस्कस किया था कि इमरजेंसी लगने पर कुछ बदलाव आता है। इमरजेंसी लगने पर देयर आर सम चेंजेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में है। इफेक्ट जब होता है सेंटर स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद, तो क्या इफेक्ट होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी लगी तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस क्या होंगे, स्टेट इमरजेंसी लगी तो सेंटर स्टेट के रिलेशन क्या होंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो सेम क्वेश्चन। बस एक इंटरेस्टिंग यहां पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी तब लगती है तब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। दिस डजंट अप्लाई टू अदर टू, ये स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पर लगता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ये अलग से, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो सबके साथ कॉमन है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगने के ऊपर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफेक्ट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इफेक्ट। टेक्निकली स्पीकिंग मोर और लेस आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, बट उसका जो न्यूएंस है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसिफिकली हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ते वक्त 358 और 359 आर्टिकल्स हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट सस्पेंशन से संबंधित है। एंड देन डिक्लेरेशन, कौन सा इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर हुआ है। अगर हम नेशनल की बात करें तो 3 बार हुआ है, फाइनेंशियल की बात करें तो 0 बार हुआ है, और जो स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, वो काफी बार, इतनी बार हुआ है कि ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी बार हुआ है। उसमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है, हमारे देश में 2 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, सिर्फ 2 स्टेट है जहां पे आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। वो कौन सी स्टेट है ये आपको मैं आने पे बताऊंगा, या फिर आप इतनी देर में कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये बात एक पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है।
चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द नेशनल इमरजेंसी, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है, पहली बात बताता हूं। President can declare a national emergency when security of India or part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion। ये तीन स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखिएगा ये वर्ड यहां पे संविधान में हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे ट्रिक यही है कि बेसिकली हर वर्ड का पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी तीन बेसिस पर, वॉर, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नंबर 3 आर्म्ड रिबिलियन। आर्म्ड रिबिलियन, नॉट अनआर्म्ड, आर्म्ड रिबिलियन होना चाहिए। अब आते देखते हैं इसके बारे में। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और आर्म। मतलब जरूरी नहीं है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है, संभावना एग्जिस्ट कर जाए कि पाकिस्तान के साथ वॉर होने वाली है, तो इवन दो वॉर नहीं हुई है और हो सकता है बाद में ना हो, ठीक है, बट अगर आशंका है कि वॉर होने वाली है देन देयर इज अ इमरजेंसी क्लियर कट डिक्लेयर की जा सकती है इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमिनेंट डेंजर। तीनों सिचुएशंस में याद रखिए, प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, वेयर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय सच प्रोक्लेमेशन। चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये प्रोविजन है यहां पर ध्यान से बात कीजिए। प्रोविजन वाज एडेड बाय द 30th अमेंडमेंट ऑफ 1965 व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्म्ड रिबिलियन के बेसिस पे, दैट मींस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दो टाइप की होती है। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इस पे है, बाकी दोनों में ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है। एक तो हो गई एक्सटर्नल और एक हो गई इंटरनल। ये बात पहले क्लासिफिकेशन नहीं थी, ये 38th अमेंडमेंट ने डाली, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, शब्द में ही एक्सटर्नल है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। और वॉर तो होती ही बाहर है, अंदर तो नहीं होती है, तो लॉजिक ही है। सेकंड इंटरनल, आर्म्ड रिबिलियन। अगर बाहर से कोई आर्म्ड रिबिलियन करता है ना तो उसको वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। इंडिया के अंदर अगर आर्म्ड रिबिलियन होता है इसीलिए उसका नाम आर्म्ड रिबिलियन है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम बात कर रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन पे। अब यहां पे एक और बात जानते हैं, इमरजेंसी जो होती है वो या तो पूरे देश में लगा लो या फिर पर्टिकुलर पार्ट में लगा लो। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेसिफिकली वहीं पर घबरा है, वहीं पर चाइना ने हमला किया है, सो यू कैन से कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी लगी है जरूरत पड़ने पर। इट वुड बी अ नेशनल इमरजेंसी बट टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, नाम उसका नेशनल इमरजेंसी रहेगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। The 42nd Amendment Act enabled the President to limit the operation of a national emergency to a specified part of India। देखिए याद रखिए दोबारा से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट काफी ज्यादा आएंगे। एक्चुअली में नेशनल इमरजेंसी से संबंधित दो अमेंडमेंट है विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी, पहली 42वीं और दूसरी 44th। अब जानिए ट्रिक को, इंटरेस्टिंग वाली। तीन इमरजेंसीज डिक्लेयर हुई हैं और जो तीसरे वाली जो सबसे लेटेस्ट और जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो इंदिरा गांधी ने की थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी, मोरारजी, आडवाणी जी, अशोक मेहता वाजपेयी जी, ये सब के सब अरेस्ट हो गए थे। ये जो थी, ये इंटरेस्टिंगली इनफ ये डिक्लेयर की थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर। अभी हमने देखा ये तीन वर्ड में इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं था, अब की बार है आर्म्ड रिबिलियन। पहले एक्चुअली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस भी था। ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज द थर्ड ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ही वेग था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको हटाकर डाल दिया आर्म्ड रिबिलियन। अब नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर नहीं घोषित किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी अब घोषित करनी है तो आर्म्ड रिबिलियन होना चाहिए राज्य सरकार या देश के अगेंस्ट, अनटिल अनलेस नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी की हमारे यहां पर तीन अभी तक बेसिकली क्या कहते हैं, इमरजेंसी है। पहली हुई थी 1962 में। 1962 में जो इमरजेंसी घोषित की थी वो चाइना के साथ जो वॉर थी, यानी कि वॉर के बेसिस पर हुई है। दूसरी हुई है इंडिया पाकिस्तान वॉर था जो 1971 का, दैट वाज द सेकंड वन। दोनों की दोनों वॉर के बेसिस पे। एंड थर्ड वाज ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस व्हिच वाज डन बाय द इंदिरा गांधी इन 1975। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से बेसिकली पता चल गया कि थोड़ा सा वेग है, राइट। तो जैसे ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी हटाई, दोबारा इलेक्शन कराए और जेपी गवर्नमेंट आती है 1977 में, तो वो 44वां अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में और उस 44वें अमेंडमेंट में बोलते हैं कि पहले तो इसको हटाया जाए। इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही वेग टर्म है, कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ऐसे तो कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी समय इमरजेंसी घोषित कर देगा। हेंस रिमूव इट एंड मूव फॉरवर्ड इट टू आर्म्ड रिबिलियन। इसको आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग वाली बात,
प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी बट आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। क्यों बता रहा हूं, जोर क्यों लगा रहा हूं इस पे? इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट, नॉट मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने अपने कैबिनेट से तो पूछा ही नहीं था, पहले बात पूछा ही नहीं, बिना पूछे ही बेसिकली प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप इमरजेंसी घोषित कर दीजिए without consulting her cabinet. Cabinet was informed of the proclamation after it was made. मतलब कि वो वाला सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। That was the situation. 44th अमेंडमेंट ने बेसिकली फिर दोबारा से इस नए सेफगार्ड को इंट्रोड्यूस किया कि प्राइम मिनिस्टर अकेला ये डिसीजन ना ले, अगर ये डिसीजन लेना है तो ये कलेक्टिवली कैबिनेट का डिसीजन हो। सो नेशनल इमरजेंसी नाउ जब भी डिक्लेयर होगी तो हमेशा कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के बाद डिक्लेयर होगी। 1975 के बाद दोबारा से कभी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई भी नहीं है। कारगिल वॉर जब हुई थी तब भी इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया गया था, नेशनल इमरजेंसी को नहीं डिक्लेयर किया गया था। तो ये वाली बात अगेन जो 1975 का जो इमरजेंसी है उसको इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे डार्केस्ट डेज कहा जाता है। तो जब हम उस 1975 की इमरजेंसी से बाहर निकले तो हमने कई सारे से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लगा दिए कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होते हैं वो किसी प्रकार से टोटलिटेरियन स्टेट में देश को ना बदल पाए। ये उन्हीं स्टेट्स के उन्हीं सेफगार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोक्लेमेशन, अब देखो अब आता है अप्रूवल की बात। प्रोक्लेम तो प्रेसिडेंट कर देंगे, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, सिंपल। लेकिन इस चीज की अप्रूवल लेनी होती है। अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल लेते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा। प्रोक्लेमेशन होने के बाद दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, विद इन 1 मंथ। तो 1 जनवरी 2021 को प्रोक्लेम कर दिया है, तो अब 1 फरवरी 2021 के अंदर अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। पहले ये 2 महीने था, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा के इसको 1 महीने किया गया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस है। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha has, Rajya Sabha तो कभी भी डिसॉल्व होती नहीं है, ठीक है, तो राज्य सभा से तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर। However, जैसे ही प्रोक्लेम किया 1 जनवरी 2021 को प्रोक्लेम कर दिया था, 1 महीने का समय है अप्रूवल लेने का लोकसभा से, लेकिन लोकसभा इसी समय में सपोज कीजिए डिसॉल्व कर दिया गया। अब जब तक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोक्लेमेशन लाइन पे रहेगा। दिस विल बी कंटिन्यूइंग दैट। सिंपल सरल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात है ही नहीं। भाई लोकसभा से अप्रूवल लेना है, अगर लोकसभा है ही नहीं तो फिर कहां से अप्रूवल ले जाओगे? तो लोकसभा आते ही फिर दोबारा से 30 डेज की जो टाइम लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी। दोनों के दोनों हाउस जब अप्रूव कर देते हैं पार्लियामेंट के, बोथ ऑफ द हाउस, राज्यसभा और लोकसभा ने परमिशन दे दी कि ठीक है आपने प्रोक्लेम किया इमरजेंसी को, वी अलाउ यू टू डू सो, विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए कंटिन्यू है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इनडेफिनेट, बट हर 6 महीने के बाद लोकसभा पे आके परमिशन मांगनी पड़ेगी। सीम्स लेजिटिमेट, क्योंकि अगेन अगर इसको नेशनल इमरजेंसी को परमानेंटली कंटिन्यू कर दिया जाए, ये पहले परमानेंटली, पहले अलाउड था कितनी भी लंबा करते रहो काफी देर तक, अभी भी इनडेफिनेटली कर सकते हो, बट एवरी 6 मंथ्स यू विल हैव टू कम एंड सीक परमिशन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द इमरजेंसी। द प्रोविजन फॉर पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल was also added by the 44th Amendment Act. Before that, once approved, Parliament can remain in operation as long as executive desired. 1962 में इमरजेंसी लगाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के समय, वॉर के बेसिस पे, चाइना के साथ वॉर के बेसिस पे। जब 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ क्यों? क्योंकि पुराने वाली ही कंटिन्यू हो रही थी। एक बार लगा दी तो उन्होंने लगा के छोड़ ही दिया कि अब तो क्रूज कंट्रोल पे चला गया है, अब फिर एक्सीलेटर पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं, ब्रेक पर दोबारा पैर बदलना ही, गियर ही नहीं बदलना था, अब तो एक तो क्रूज कंट्रोल पे लगा दी थी गाड़ी। सो नाउ 44th अमेंडमेंट के बाद ये पता चला कि भाई इमरजेंसी, सोचिए आप 1962 से लेके 1967 तक, ठीक है, ये इमरजेंसी के 5 साल, 1971 से लेके उसके बाद 1977 तक ये इमरजेंसी के 6 साल। देश आजाद हुआ है 30 साल, उसमें से अराउंड 12-15 साल तो हमने इमरजेंसी में बिता दिए। देन द 44th अमेंडमेंट थॉट कि देखिए ये तो एग्जीक्यूटिव को तो इमरजेंसी में मजा आ जाता है, ये तो लगा के छोड़ देते हैं, इनका मन ही नहीं करता इसको हटाने का। एक्चुअली में एक प्रोविजंस डालिए, एवरी 6 मंथ्स यू नीड दी अप्रूवल। क्यों लगी हुई है?
ताकि भाई जब लोकसभा और राज्यसभा को दिख जाएगा कि हाँ कोई तुक बन रहा है इमरजेंसी का तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर किस लिए भाई। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी एंड इट्स कंटिन्यूएशन मस्ट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। आसानी से नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। कंटिन्यू कराना इमरजेंसी को बेसिकली एक्चुअल इमरजेंसी होती है तभी कंटिन्यू हो पाएगा, वरना कंटिन्यू भी नहीं हो पाएगा। अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर। ये स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में आया था, पहले सिंपल मेजॉरिटी से ही बेसिकली। तो पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी और जब 1971 और 1975 में इंदिरा गांधी इन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया था कि ठीक है लगा दीजिए इमरजेंसी। नाउ अप्रूवल जो है, और हर 6 महीने के बाद जो अप्रूवल होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव होगा। अगेन जस्ट टू इंश्योर कि एग्जीक्यूटिव मिसयूज ना कर पाए, ये वाली बात। चलिए ये हो गया अप्रूवल की बात। कितनी देर में? ग्राउंड क्या है? 3 ग्राउंड हो गए हमारे पास। अप्रूवल कैसे लिया जाएगा? प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट एंड देन विद इन 1 मंथ लोकसभा से और राज्यसभा से अप्रूवल लेना है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो तो फिर जब लोकसभा आएगी तब उसके 30 दिन के बाद काउंट हो जाएगा। इन द मील टाइम राज्यसभा से जरूर ले लिया हो। एंड इट कैन ओनली बी गॉन फॉर 6 मंथ। वो अप्रूवल भी सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद दोबारा से आपको दोनों राज्यसभा और लोकसभा से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। रिवोकेशन इज वेरी सिंपल। ओके, रिवोकेशन में ये कि इमरजेंसी लगाई हुई थी, चल रही थी, जैसे ही प्रेसिडेंट किसी भी समय एक सिंपल सा नोटिफिकेशन निकाल देगा, इमरजेंसी रिवोक। President by a subsequent proclamation. A proclamation does not require the parliamentary approval. President must revoke a proclamation if Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation. Again, एक तो सिंपल तरीका है। रिवोकेशन के 2 तरीके। पहले वाला क्या हुआ कि प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई रिवोक द इमरजेंसी, डन, सिंपल, कोई किसी से कोई बात नहीं करनी, हो गया काम खत्म, करना आसान है। दूसरा एक और है, अगर बीच में कहीं लोकसभा को लगता है कि भाई रिवोक कीजिए तो लोकसभा इवन विदाउट द 6 months पीरियड, भाई वॉर थी 1 महीने चली, हो गई खत्म, अब किस लिए 5 महीने नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस समय लोकसभा अगर बैठती है और लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि इमरजेंसी को रिवोक किया जाए, देन प्रेसिडेंट हैज टू, अगेन यहां पर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है। अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो बेसिकली फिर अब आपको इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। ये भी 44वें अमेंडमेंट के बाद ही पाट गया था। बिफोर द अमेंडमेंट अ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन एंड द लोकसभा हैड नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। पहले लोकसभा के पास कोई कंट्रोल दे ही नहीं रखा था, इसीलिए हटी नहीं। अब लोकसभा बेसिकली एक कंट्रोल के बेसिस पर उसको हटा सकती है। 44th अमेंडमेंट एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड वेयर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा गिव अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर, अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस शुड बी हेल्ड। कहने का क्या मतलब है कि लोकसभा के 1/10 मेंबर नोटिस दे स्पीकर को कि भाई एक स्पेशल सेशन बुला दो, हमको इमरजेंसी रिवोक करानी है, तो कंपलसरी उनको बुलाना पड़ेगा। और वो बेसिकली उस समय अगर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो रिवोक हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक सिचुएशन में 2 चीजें, एक इंपॉर्टेंट जहां पर डिस्टिंक्शंस पे देखते हैं। 14 days फॉरवर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, वो डिसअप्रूव करने के लिए आए हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। क्या? जो डिसअप्रूवल वाला रेजोल्यूशन है और उस अप्रूवल वाले रेजोल्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सरलता की बात यह है कि डिसअप्रूवल वाला इजी है। क्या इजी है? फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द लोकसभा ओनली, द सेकंड वन नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि अगर इमरजेंसी बंद करवानी हो तो सिर्फ लोकसभा ही पास कर देगी तो भी बंद हो जाएगी। आप देखिए रिवोकेशन सिंपल है, प्रेसिडेंट आके खुद प्रोक्लेमेशन दे देगा, बंद होगी। नहीं तो लोकसभा आके एक पास कर दिया जाए, एक पिटीशन पास कर दिया जाए लोकसभा के द्वारा कि रिवोक कीजिए, तो भी रिवोक हो जाएगी। ठीक है, राज्यसभा अगर ना भी कर रही है तो कोई समस्या ही नहीं है। अप्रूवल मुश्किल है। अप्रूवल में इन द सेंस कि प्रेसिडेंट तभी अप्रूव कर सकता है, तभी प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, तब जब एक रिटन रिकमेंडेशन हो कैबिनेट की, एंड उसको जो लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव करेंगे वो भी बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड लोकसभा अप्रूवल का स्पेशल और डिसअप्रूवल का सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको ढूंढना मत। ठीक है, अब हम 2 चीजें जान चुके हैं कि ग्राउंड क्या होता है, अप्रूवल किस प्रकार से होता है, ड्यूरेशन किस प्रकार से होती है इमरजेंसी की। अब एक्चुअली में असली जो खेल है वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं।
किस पर इफेक्ट होते हैं? 3 तरीके की चीजें हैं जिसके ऊपर इफेक्ट समझ सकते हैं। सबसे पहले सेंटर और स्टेट रिलेशंस, और सेंटर और स्टेट रिलेशंस तो 3 डोमेन में पढ़े जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है। दूसरा, लोकसभा और स्टेट असेंबली का क्या होता है उस समय, क्या लोकसभा सस्पेंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, जो स्टेट असेंबलीज हैं सारी की सारी, उनके साथ क्या होगा। नेशनल इमरजेंसी है सरकार की, राज्य सरकारों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही नेशनल इमरजेंसी में। एंड फंडामेंटल राइट्स, मोर इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होगा अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। तो स्लाइड्स जो आएंगे उस पर थोड़ा सा कंटेंट जो है डेटा डेंस है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, वो खाली शब्द लिखे हुए हैं, उसमें मुश्किल कुछ है नहीं। प्रोक्लेमेशन की वजह से कई सारे से ड्रास्टिक और वाइड रेंजिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटर और स्टेट पे रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा इमरजेंसी के द्वारा, नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं इस समय, और लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पर, लोकसभा की लाइफ क्या होती है 5 साल, स्टेट असेंबली की लाइफ क्या होती है 5 साल, उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है इमरजेंसी अगर लग जाए तो। एंड तीसरा, इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहले आते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस। द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इमरजेंसी लग गई, बेसिक चेंजेस आ गए हैं, 3 हेड पे आते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव वाला, एग्जीक्यूटिव पर बात करते हैं। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट। तो सिंपल सरल बात है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, अब जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है। सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैनर। नॉर्मल टाइम्स में वो हम स्पेसिफिकली पढ़ चुके हैं कि कुछ स्पेसिफिक ही डायरेक्शंस दी जा सकती हैं सेंटर के द्वारा स्टेट को। हावेवर in the time of emergency centers become entitled to give executive direction on any matter. The state governments are brought under the complete control of center, they are not suspended. Very important, suspension of state government happens or possible only in 356. ना फाइनेंशियल इमरजेंसी में सस्पेंड होगी स्टेट गवर्नमेंट और ना ही नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट होगी। अभी नेशनल इमरजेंसी का उद्देश्य क्या है? नेशनल इमरजेंसी का उद्देश्य है कि देश को बाहरी शक्तियों से बचाना, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने का कोई तरीका, कोई नुकसान, कोई फायदा ही नहीं है। लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस में भी अगर हम बात करें, भाई सेंटर और स्टेट के अलग अलग टॉपिक बांट रखे हैं शेड्यूल 7 के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन में नेशनल इमरजेंसी में इतना ही हो सकता है कि सारे के सारे जो लॉ मेकिंग पावर है जो स्टेट की, वो बेसिकली यूनियन के पास आ जाएगी। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट अगेन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पावर सस्पेंड हो चुकी है, पर यह है कि उस समय पार्लियामेंट इज द सुपीरियर वन। स्टेट के ऊपर कोई भी लॉ बनाया जाएगा, स्टेट की जो शेड्यूल 7 में जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट के जो लॉज है वो ओवरराइड करेंगे स्टेट के लॉज को। सिंपल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज सस्पेंडेड, दो स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट सस्पेंडेड। तो हमारी जो विधानसभा है वो बनी रहेगी, वो लॉ भी बना सकती है उस समय, ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई बना दे तो फिर खत्म हो गया इमीडिएटली, नॉट एन इशू। द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रादर देन फेडरल। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये वाली बात भी सिंपल है, इसको समझ के रखिए। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया हरियाणा के लिए, या फिर स्टेट लिस्ट में किसी भी चीज के ऊपर बना दिया, एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर एक कानून बना दिया। तो ये जो कानून है ये देश में और स्टेट्स में तभी तक वैलिड रहेंगे जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, और उसके 6 महीने के खत्म होने के बाद वो लॉ भी सस्पेंड हो जाएगा। अनटिल अनलेस, लॉजिक है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस अपने कानून में बदल ले तो अलग बात है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इमरजेंसी के लॉज इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल में भी हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में कि प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। जो भी सेंटर स्टेट को पैसे देता है वो सारे कैंसिल किए जा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। भाई यूनियन गवर्नमेंट को लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए पैसे चाहिए, तो इस समय जो जनरली पैसे दिया करते थे स्टेट्स को, जरूरी नहीं है वो उनको देना इस समय, क्योंकि जरूरत रिसोर्सेज जो है वो एक सिंगल जगह पर होने चाहिए। वही फाइनेंशियल पे है, सम मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। एवरी सच ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सरल बात है। फाइनेंशियल इमरजेंसी याद रखें, दिस इज ट्रिकी। ये नेशनल इमरजेंसी में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, दिस इज नॉट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसमें जो सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस है वो थोड़े से सेपरेट है। नाउ रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर डूइंग फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा एक पैरेलल टॉपिक है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्या होते हैं, वी विल बी कमिंग टू दैट, ताकि इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ सको। अगर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत करेगा तो वो इन्हीं दोनों के कंपैरिजन में किया जा सकता है। सबसे दिस इज हाईली ट्रिमेंडसली कंफ्यूजिंग। चलिए अब आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ठीक है, इफेक्ट है, 3 इफेक्ट है। पहला पढ़ना था कि लेजिस्लेटिव, ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या है। दूसरा, ये लोकसभा और जो राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनके इसमें असर क्या होता है। इमरजेंसी जब ऑपरेशन होती है तो लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म 5 years बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। मतलब कि सपोज कीजिए इमरजेंसी लगी है, मई 2024 में हमें नई सरकार को चुनना है। ठीक है, फरवरी 2024 में इमरजेंसी लग गई, युद्ध हो गया, छिड़ गया, चाइना से युद्ध छिड़ गया, पाकिस्तान से किसी से युद्ध छिड़ गया। अब भाई ऐसे समय में इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं, तो जो ये अभी करंट लोकसभा है इसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, नेशनल इमरजेंसी लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है, तब पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है कि इस लोकसभा को, जो ये लोकसभा, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दीजिए, 5 साल तक रहना था इसको अब 6 साल का कर दीजिए। द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। यानी कि जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी, सपोज कीजिए फरवरी में लगाई थी, फरवरी के बाद उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, तो मई 2024 से मई 2025 तक का एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन फिर अप्रैल 2025 में इमरजेंसी हटा दी गई, तो अप्रैल 2025 से विद इन 6 months यानी अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शंस करवा देने हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, अब 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जैसे कि 5th लोकसभा जो थी 1971 में बनी थी और 1977 तक 2 बार एक्सटेंशन मिली थी, 2 times by 1 year at a time। Similarly, Parliament extend the normal tenure of the state legislative by 1 year each time during a national emergency, subject to a maximum period of 6 months after the emergency। तो दोनों के दोनों का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो हमारा सेंट्रल लोकसभा भी है, दोनों के दोनों के साथ ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल तक बढ़ा दी जा सकती है एक गिवन टाइम पे। इमरजेंसी खत्म होते ही 6 महीने के अंदर अंदर वो सीज हो जाएगी, मतलब इमरजेंसी खत्म हुई है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के नई लोकसभा बनानी जरूरी है। दिस कैन गो इनफिनिट। अगर जरूरत पड़े, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि पाकिस्तान पहले 2-3 साल लड़ता रहा और उसके बाद 10-15 साल तक चाइना लड़ता रहा, तब तक बांग्लादेश भी मिलिट्री पावर बन गया, फिर बांग्लादेश भी शुरू हो गया। 1-1 साल अगर बढ़ाते जाओगे तो कितना भी बढ़ा लो, लिमिट नहीं है कोई भी, याद रखिए। 1 साल बढ़ा दिया, फिर 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 कितना भी बढ़ा दीजिए, मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट हाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, बट यू कैन ओनली एक्सटेंड इट बाय 1। अब आ जाता है ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुडे, व्हाट विल हैपन टू दी फंडामेंटल राइट्स व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन द प्रोक्लेमेशन। इसमें ना 2 आर्टिकल आते हैं, 358 और 359। ठीक है, स्पेसिफिकली नेशनल, उन दोनों अलग अलग आर्टिकल अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। आप यहां पर याद रखिए कि हम 2 फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, एक 19 की और एक बाकी सबकी। दे आर एब्सोल्युटली सेपरेट हियर। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, आर्टिकल 19 का जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाता है, खत्म, एकदम खत्म, मतलब ऑटोमेटिकली, कुछ करना भी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगने का मतलब है कि 19 एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब करते हैं नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स को फंडामेंटल राइट पर। 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19, और जो 359 है वो बाकी सब के बारे में बात करता है। ठीक है, एंड 2 प्रोविजंस आर बेसिकली एक्सप्लेन्ड बिलो। अब फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में एक बात समझ लो, देखो नेशनल इमरजेंसी तब लगती है, कुछ भी हो जाए 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 डज नॉट सस्पेंड एवर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ये इमीडिएटली 19 सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी लगते ही। एंड इसके बाद हम आर्टिकल 359 पर आएंगे। आर्टिकल 359 के अंदर 2021 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात है। सरलता में बताऊं तो बेसिकली ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो कर सकता है। दिस इज एक्चुअली द की हियर।
आर्टिकल 19, आर्टिकल 358 बताता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, आर्टिकल 19 के जो भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। नेशनल इमरजेंसी में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं एग्जिस्ट करती है। नो सेपरेट ऑर्डर फॉर देयर सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली है। व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द स्टेट इज फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 19। कोई फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं रहेगा, कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कोई एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है उसमें, याद रखिएगा। एकदम सस्पेंड इमीडिएटली। स्टेट कैन मेक एनी लॉ, कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्जीक्यूशन, अब्रिज, टेक अवे द 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। तभी तो इमरजेंसी इतनी खतरनाक चीज मानते हैं, इमरजेंसी है भाई ये। Any such or law cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the 6 fundamental rights। ठीक है, तो उस समय कोई भी कानून बना दो फंडामेंट आर्टिकल 19 को खत्म करने के लिए कि कोई कल से अखबार नहीं छपेगा, मानना पड़ेगा। कल से आप कोई भी शब्द सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिकल नहीं बोलोगे, मानना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी चैलेंज कि ये तो फंडामेंटल राइट टूटा गया है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो ये सारे के सारे लॉस खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब करना भी नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, दे विल बी वॉइड। बट फंडामेंटल राइट जब तक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तब तक वो लगेंगे। Any law made during emergency due to the extent with Article 19 ceases to have an effect। सरलता की बात है। No remedy lies for anything done during the emergency even after the emergency expires। तो emergency expire भी हो जाएगी तो कोई फर्क, मतलब फायदा नहीं होगा किसी को भी। 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 358 in 2 ways। उन्होंने कहा कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो ये सस्पेंड होती हैं आर्टिकल 19 के तहत, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वॉर और अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पर ही होंगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर हो जाए तो ये कुछ नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। 44th ने तो बचा लिया, मतलब पूरे के पूरे संविधान को बचा के रखा हुआ 44th अमेंडमेंट ने। 44th अमेंडमेंट ने ये कहा कि भाई हम समझते हैं, पैशन समझ रहे हैं आपका, लेकिन याद रखिए एक्सटर्नल वॉर और अग्रेशन, चाइना से लड़ाई हो गई है तब आपको किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ले रही है तो लॉजिक भी बनता है। आर्म्ड रिबिलियन हो रहा है, then Article 19 shall not be suspended। Only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged and not other laws। ये थोड़ी सी आर्बिट्रीनेस हटा दी, थोड़ी सी आर्बिट्री। इमरजेंसी से रिलेटेड लॉ बना रहे हो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, देन ओके, रैंडमली बना दिया, ऐसा क्योंकि ऐसा नहीं करना है। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच अ लॉ इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इमरजेंसी लगी हो तो कंप्लीटली इलीगल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस और यूनियन गवर्नमेंट पगला गए एकदम कि कुछ भी करो भाई, तो इमरजेंसी लग गई, हमारी पावर है सारी सारी। नहीं, पहले तो सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर आर्टिकल 19 सस्पेंड है। आर्म्ड रिबिलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया, आर्म्ड रिबिलियन के ऊपर नहीं सस्पेंड होगा। दूसरा, जो लॉज स्पेसिफिकली इमरजेंसी से रिलेटेड है, ओनली दोज आर प्रोटेक्टेड। वही एग्जीक्यूटिव क्या नाम है, एक्शंस प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 359, 358 हो गया, सिर्फ आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है। ये करता है प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये ट्रिक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सुनो। आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन दे सकता है कि नोबडी विल मूव टू अ कोर्ट फॉर देयर फंडामेंटल राइट। इट डज नॉट सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। बट अब ट्रिक, मतलब फंडा वही है कि जब तुम कर ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा। बट दिस इज अ वेरी, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन में जो ट्रिक की जा सकती है, डज आर्टिकल 359 सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? टेक्निकली नो, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इट जस्ट सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट। तो अब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। दिस मीन्स एज सच दे आर नॉट सस्पेंडेड, सिर्फ एनफोर्समेंट सस्पेंडेड होती है। तो थियोरिटिकली तो राइट्स हैं, बस उनकी एनफोर्समेंट नहीं है। तो ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछे जाने वाली है। द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दोज आर स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो जब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देते हैं उसमें वो लिख देते हैं ये इक्वालिटी, ये क्या नाम है, माइनॉरिटी राइट्स, ये रिलीजन राइट, कुछ भी राइट उसमें लिख देंगे, तो वो कोई भी राइट एनफोर्स नहीं किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा उस प्रोजेक्ट में। तो अब जरूरी नहीं है वो सारे लिखे, जरूरी नहीं वो एक लिखे, जरूरी है तो सारे के सारे लिख सकते हैं। मतलब अगेन, सो आर्टिकल 359 डज नॉट टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ भी नहीं बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट एक ऑर्डर दे सकता है, उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट लिखनी है आपको, और जो भी फंडामेंटल राइट आप उस ऑर्डर में लिख देंगे वो एनफोर्स नहीं की जाएंगी कोर्ट के द्वारा। दैट इज इट।
टेक्निकली दो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हुआ, लीगली सस्पेंड हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं करता उस समय। वो ये राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस कोर्ट में एनफोर्स नहीं होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग वाली बात है, वही 44th अमेंडमेंट फिर दोबारा से बचाने के लिए आ गया। 44th अमेंडमेंट क्या करता है कि ये 359 को कैसे अमेंड करता है। पहले कहता है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इसको नहीं सस्पेंड कर सकते तुम, ना ही इसको एनफोर्समेंट से रोक सकते हो, बाकी रोक दो। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 कोई समस्या नहीं। आर्टिकल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कर दो, कोई समस्या नहीं है। 20 और 21 ये नहीं रोका जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस जो कि अनुच्छेद नंबर 20 है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि 21 है, रिमेन्स एनफोर्सिएबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। सेकंड, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, नॉट अदर लॉज। सेम वाली बात डाल दी, ये बचा लिया इन्होंने, वरना तो भाई साहब हर सरकार इमीडिएटली इमरजेंसी डिक्लेयर करती और चिल मार देती है। अगर 358 और 359 के बारे में अगर हम डिस्टिंक्शन में बात करें, देखिए आर्टिकल 358 इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 only, whereas article 359 extends to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order। सरल बात है कि आर्टिकल 358 और आर्टिकल नंबर 359 में फर्क क्या है। 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 को नेशनल इमरजेंसी लगता ही। आर्टिकल 359 किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता, यह कहता है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट को रोक सकता है। डन। 44th अमेंडमेंट में ये और ऐड कर दिया कि 20 और 21 का रोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19 एज सून एज द इमरजेंसी, कुछ और करना ही नहीं है। मतलब नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो चुका है। आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर रहा है, अलग से प्रेसिडेंट एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट्स को नहीं सस्पेंड करता है वो, उसमें ये भी याद रखना। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी पर लग रहा है, वॉर के टाइम पर, when the emergency is declared on the grounds of war or external aggression and not in the case of internal emergency। emergency is declared on the ground of armed rebellion, तब आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 दोनों पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो दोनों पर अप्लाई है, इट इज मच मोर वाइडर देन आर्टिकल 358। 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। एंटायर ड्यूरेशन ऑटोमेटिक नेशनल इमरजेंसी के साथ सिनोनिम है आर्टिकल 19, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 खत्म। आर्टिकल जो बाकी फंडामेंटल राइट है उनकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसमें वो लिख दिया कि 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कोई एनफोर्स ना करे, ठीक है, 2 महीने के लिए कोई एनफोर्स ना करे, ठीक है, 2 दिन के लिए एनफोर्स ना करे, अगेन इट हैज अ डिफरेंट टाइम पीरियड, वो अपना लगा सकता है। आर्टिकल 358 एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री, वेयरएज आर्टिकल 359 में एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। अगेन 358 इज सिनोनिमस विद द नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी लगते ही, मतलब बार बार इसको मैं रिपीट क्या करूं, आर्टिकल 358 का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिलीट ही कर देते हैं, मिटा, उसमें उसके ऊपर पर्दा लगा देते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें ये सुनना ही नहीं है अब दोबारा से कभी भी। आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 कंप्लीटली एंड आर्टिकल 359 सिर्फ एनफोर्समेंट। अगर ये वैसे ट्रिक है, अगर एनफोर्समेंट आप सस्पेंड कर देंगे तो कोई क्या ही कर लेगा, राइट। इसका मतलब तो टेक्निकली एग्जिस्ट करते ही नहीं, क्योंकि जब कोई एनफोर्स ही नहीं कर सकता तो फंडामेंटल राइट का क्या है। तो इट इज जस्ट लीगल ट्रिकरी, कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों का खेल है, इसमें इससे ज्यादा कोई बड़ा बदलाव है नहीं। कमिंग टू दिस, हमारा मतलब अगर हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करें, अगर एक बार समराइज करने की कोशिश करें, तो नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि देश में जब वॉर हो रही हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो या एक आर्म्ड रिबिलियन हो गया हो, ऐसे समय में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ये ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का। उसके बाद हमें प्रोसेस पता चल गया है कि इसको अप्रूव कैसे करते हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है इमरजेंसी की। देन हमें यह भी पता चल गया है कि इससे जो सेंटर स्टेट, इसके इफेक्ट क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाने का और पढ़ने का रीजन क्या है कि इसके कुछ इफेक्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो बदलाव आते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस में। नाउ वी नो दैट वेरी वेल, क्या क्या बदलाव आते हैं। लेजिस्लेटिव में सारी कानूनी शक्ति सेंटर के पास चली जाती है, एग्जीक्यूटिव में सारी एग्जीक्यूटिव शक्ति उनके पास चली जाती है, फाइनेंशियल में
अगर सेंटर चाहे या प्रेसिडेंट चाहे तो जो पैसा स्टेट्स को देना था उसको अपने पास रोककर अपने पास रख सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि वो प्रेसिडेंट अगर ऐसा ऑर्डर देता है तो वो पार्लियामेंट के सामने जरूर दिखाना पड़ता है कि ये हमने इसलिए ये ऑर्डर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं, इनकी ड्यूरेशन को, इनके जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उनको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल से। पार्लियामेंट ही लॉ पास कर सकता है, 1-1 साल से इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। वो इन्फिनिट है, कितने भी दिन तक करता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, परंतु जब भी एक्सटेंड होगा सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। यही बात होगी, सरल वाली बात। एंड देन द मोर इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल नंबर 358 और 359 से संबंधित है। 358 कहता है आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के पास इमीडिएटली, और 359 कहता है सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट ने यह भी बोल दिया कि 20 और 21 की एनफोर्समेंट उसके बावजूद भी नहीं रोकनी है। दैट सीम्स लाइक अ लेजिट प्लान, ठीक है। ये सरलता की बात है। सेम पैरामीटर्स और सेम डोमेन्स के बेसिस पर वी विल डू दी स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 356 में प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। तो ये बताता है कि अगर राज्य सरकारें जो हैं उनका संविधान के अकॉर्डिंग वो काम करना छोड़ दे तो यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। एंड देन प्रोविजंस एज टू दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब अगर नोटिस करो, देखो आर्टिकल 352 में वर्ड यूज किया है इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में भी वर्ड यूज किया है इमरजेंसी। हाउएवर दिस आर्टिकल डजंट इवन हैव द वर्ड इमरजेंसी, बट हमें उसको कहना पड़ता है इमरजेंसी के तौर पे, बिकॉज इट इज नथिंग मच मोर देन दैट, ठीक है। वी विल कंटिन्यू, कल दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टेट इमरजेंसी एंड देन वी विल एक्चुअली डिस्कस द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दी आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दीज लेक्चर्स ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, and you can also join me anywhere on the social media which you like. The more important thing is that we are trying to do whole Lakshmikant through this YouTube Indian polity series of the Study IQ. I need your support in doing it. If you like this video, you need to share it with your friends. The more you share it, the more sustainable this long series will become. And if you really like it, do mention it within the comments of it. I will see you in the lecture number 19, where we will discuss emergency provisions related to state, president's rule and financial emergency. Have a nice day.